है, तो एक कैमरा है, एक बटन बना। ठीक है, तो कुछ मतलब ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मैं शुरुआत में बता दूंगी। ठीक है, मतलब जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं सब। सबसे पहले सिलेबस। ठीक है, जो भी यूपीएससी की साइट पे सिलेबस है आप उसको अपने हाथ से लिखेंगे A4 शीट्स पे। जो भी GS1, GS2, GS3, इवन ऐसे जो भी सिलेबस है उसका आपको पता होना चाहिए। मतलब पूरी प्रिपरेशन में, पूरी पढ़ाई के दौरान आपके पास सिलेबस होना चाहिए अपनी खुद की राइटिंग में। या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लें, लेकिन बेटर रहेगा कि आप अपनी राइटिंग में लिखें उसको, क्योंकि लिखेंगे तो एक दो पॉइंट्स अपने दिमाग में रहेंगे। ये क्या है? तो सिलेबस हो गया। उसके बाद दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 2014 से लेके अब तक जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे GS 1, 2, 3, 4 सारे पेपर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, देखो जब आपके पास सिलेबस रहेगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि क्या सिलेबस है और यूपीएससी क्या पूछती है। मतलब एक आइडिया हो जाता है कि ये सिलेबस है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी उसमें से फ्रेम करती है। तो जब हम अपनी पढ़ाई करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उस टाइम मतलब आइडिया रहेगा कि ऐसे पढ़ना है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिसोर्सेज पे। देखो वैसे तो ये सब मैंने बताया ही है हर जगह सारा सेम। तभी मैं ये कह रही थी कि मैं क्यों मतलब प्रयागराज जाना है जब पता ही है सारा, वही सारी बातें हैं। लेकिन सर ने बोला कि नहीं, बच्चे मान ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए सेम वही है सारा। मतलब कुछ भी जो भी मुझे लगता था कि मतलब आप में से मतलब आप सबको जरूरी है। देखो अगर मेरी स्ट्रेटेजी से आप में से किसी भी एक को फायदा होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने जो टॉपर से सीखा, मतलब जो मेरे को लगता था कि शायद मुझे उनसे सीखने को मिला, तो अगर आपको मेरे से कुछ भी अगर सीखने को मिलता है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। आपकी सफलता में अगर मेरा कुछ थोड़ा बहुत योगदान हो जाए। लेकिन बातें देखिए वही सारी सेम है। सर ने अभी क्वेश्चंस भी दिखाए बच्चों के जो भी आपने पूछ रखे थे, तो इसमें भी मुझे वही लगा सारा कि कैसे तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की कैसे करनी है, अगर एक बार प्रीलिम्स ना हो तो फिर कैसे करना है। तो देखिए वही सारी बातें जो मैंने जयपुर के सेमिनार में बताई हैं या और कई चैनल पे बताई हैं। लेकिन आपके अगर कुछ स्पेसिफिक हैं, ये डाउट मैं उस टाइम नहीं बता पाई, तो वो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन, सोर्सेज सारे वही जो जयपुर में बताए थे। वही बात है। आप मुझसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं। देखिए सेल्फ प्रिपरेशन क्योंकि कोचिंग नहीं है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि सेल्फ वाला करना है। और मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। मतलब क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा बैकवर्ड टाइप है, तो वहाँ सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि जो भी मेरे डाउट्स हैं या जो चीज़ें ऑनलाइन मुझे मिल रही हैं मैं उन्हीं से नोट्स बना लूँ। और मतलब अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज, अगर अकेडमी से नहीं आ रहा है तो दृष्टि IAS से या बायजू से, कहीं से भी जहाँ आपको लगे कि आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ से पढ़िए। मतलब आपको समझ में आना चाहिए। और सोर्सेज के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि 1-1.5 साल में हमें इतना ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद आंसर राइटिंग भी करनी है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ लें। इसलिए कोशिश करिए कि रिसोर्सेज थोड़े रहें
हुआ है किस पेज पे। तो मतलब इतनी बार आप उसको रिवाइज करिए कि मतलब अगर प्रीलिम्स में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी घुमा फिरा के पूछ रही है तो आप अच्छे से अटेंड कर ले जाए, ठीक है। और प्रीलिम्स से घबराना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स में अगर आप मेंटली एक्टिव और स्टेबल हैं तो प्रीलिम्स अगर आपने अच्छे से मेहनत की, ईमानदारी से पढ़ा है तो शायद हो जाएगा। कोई उसमें मतलब हो जाएगा, शायद नहीं, हो ही जाएगा, ठीक है। हमारा तो हो गया। फर्स्ट में अच्छा गलत जानकारी मिल गई थी आपको। देखिए सी सेट में एक तो इंग्लिश पढ़नी है, जैसे हिंदी में थोड़ा मुझे लगता है मैथ्स टफ होता है, और तो इंग्लिश में एक बार आप देख लीजिएगा। और चूंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो इसलिए मुझे ज्यादा शायद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी सी सेट में। मतलब देखो सी सेट में सिर्फ क्वालिफाई करना है तो उसको एकदम तो उस पर फोकस होना ही नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स है मेन तो। लेकिन ऐसे नहीं है कि सी सेट छोड़ दे और ना वो रह ही जाए फिर। मतलब ऐसे कर लीजिएगा कि कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए 4-5 साल के, ठीक है, और उनको बैठ के और टाइम से लगाइए, मतलब क्योंकि टाइम वाला ज्यादा इशू होता है वहां पे। अपन निकाल तो देते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आते हैं कि पढ़ने में टाइम लगता है, तो इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस टाइम बाउंड रहेगी, मतलब आपने जब पहले सी सेट के जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्व किए वो टाइम से किए, तो मुझे बस ऐसा ही लगता है कि 4-5 मतलब 5-6 ईयर के आप पेपर देख लीजिए प्रीवियस, उससे आपको मतलब अपनी वो पता चल जाएगी स्थिति कि मतलब मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ और कितना नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है टाइम से, या मतलब क्वेश्चन पूरे मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप यही कर सकते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर्स की या मतलब जो भी कोचिंग आप कर रही हैं वहाँ। देखिए मैंने सी सेट के लिए कोई पढ़ा नहीं पर्टिकुलर, इसलिए मैं शायद उतना एबल नहीं हूँ आपको बता पाने में सी सेट के लिए। क्या मुझे सुना नहीं? ओके ओके क्या? हेलो ट्रेनिंग तो मैं गई नहीं, कैसे बताऊं? ट्रेनिंग के बारे में और आपको वैसे क्यों जानना है? पहले सिलेक्शन ले ले, फिर ट्रेनिंग भी। अभी देखो मैं गई नहीं हूँ तो आई हैव नो आइडिया। आंसर राइटिंग मैंने बताया था, फॉर्मेट तो जैसे मैंने उस दिन बताया था जयपुर में। हिंदी साहित्य में आप एक एक करके बोलिए, सेम बोलिए, कोटेशन से याद नहीं होते हैं वो। आप एक काम करिए, जैसे जो भी आपका ग्रुप है वो एक दूसरे को सुनाएगा और बातें करते टाइम
ठीक रहेगा। मतलब या तो देखो रटना ही है, वो कोटेशन में समझना तो कुछ है नहीं, रटना ही है। और हिंदी साहित्य में मोस्टली पार्ट आपको रटना ही है, तो वो तो आपकी रटन पावर है जो उस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट नोट्स देखिए ऑप्शनल के लिए तो मैंने नहीं बनाए, ऑप्शनल के लिए क्योंकि सर के नोट्स इतने भी बड़े नहीं है, ब्रॉड नहीं है, मतलब शायद वो 7 और 8 बुकलेट्स हैं, तो 7 हाँ। ऑप्शनल के टाइम 5 दिन की मतलब छुट्टी होती है बीच में, जैसे मेंस के एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद ऑप्शनल के लिए 5 दिन मिलते हैं बीच में, तो 5 दिन में आप नोट्स में से रिवीजन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने वहीं पे, मैं क्या करती थी, मुझे कुछ अलग मिलता था तो मैं नोट्स में ही मतलब नोट डाउन कर लेती थी वहीं पे अलग से थोड़ा सा, तो मतलब लिखने में जितना टाइम लग रहा है उससे अच्छा है कि आप उसी को एक बार और रिवाइज कर ले। तो ऑप्शनल के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी जहां तक हो सके। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिना नोट्स बनाए याद नहीं होता है या उनको चैन नहीं मिलता है बिना नोट्स बनाए, तो ऐसे में आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगी हिंदी साहित्य के लिए तो नोट्स आप उतना टाइम अगर रिवीजन में लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। और मेंस के लिए जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि मतलब हार्ड है या इम्पोर्टेंट है, मतलब न्यूज़पेपर में कई दिन से चल रहा है और शायद आ सकता है उस टाइम, टेस्ट सीरीज में बार बार आ रहा है, तो उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और सिलेबस के जो एकदम कोर पॉइंट्स होते हैं, जैसे देखो सबको अपनी अपनी सोचनी पड़ती है, मेरी स्ट्रेंथ है, जैसे मुझे साइंस एंड टेक में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी 5G और ये वेब 3.0 ये वाला समझने में, तो मैंने इनके सिलेबस में जो जो थे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन पे अलग से थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए थे कि अगर पूछेंगे तो मतलब मेरिट्स, डिमेरिट्स और आगे की राह जो भी है, तो जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा उसमें कमजोर है और शायद इंपॉर्टेंट है वुमेन्स के लिए, तो थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक मैं हिंदू में से नोट्स बनाती थी डेली, जब द हिंदू पढ़ती थी या उसका एनालिसिस सुनती थी, तो जो भी डाटा या फैक्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता था कि शायद प्रीलिम्स में पूछ सकता है, शायद मेंस में पूछ सकता है, तो मैं उसके नोट्स बना लेती थी अलग से, मतलब प्रीलिम्स के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी तो मुझे ऐसा लगता है पढ़नी चाहिए, मतलब मस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी तो कोचिंग मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू होता है, मतलब फाउंडेशन बेसिक, लेकिन एनसीईआरटी से क्या हो जाता है कि आपको मतलब जो पहले आपने पढ़ा हुआ है 6 से लेकर 12 तक वो एक बार रिमाइंड हो जाता है, और फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा आसान रहता है चीजों को मतलब कनेक्ट कर पाना। जैसे पॉलिटी की आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी है, मतलब पढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है 11th-12th वाली तो, और जिसमें स्वतंत्रता को उसने इतनी ब्रॉडली समझाया है ना, वो प्रीलिम्स में भी 1-2 बार घुमा के पूछ चुका है कि स्वतंत्रता का मतलब असली मतलब क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी पर पढ़ लेनी चाहिए, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जो 11th वाली एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल नाम है जिसका, वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें चक्रवात के बारे में थोड़ा बताया गया है, अर्थक्वेक के बारे में, तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए उसको। हिंदी में जैसे पहले अपना सिलेबस आप देखेंगे, उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे, जब आपको लगे कि हाँ आपको चीजें याद हो गई हैं, तो मैंने कॉपी डाउनलोड कर रखी थी प्रदीप द्विवेदी सर की, तो जैसे मैं सिर्फ क्वेश्चन देख लेती थी और फिर मैं लिखती थी उसको, फिर मैं अपना आंसर, उनका आंसर और जो मतलब सर के नोट्स में जो आंसर है, मुझे लगता था कि इन्होंने ऐसा लिखा है, मैं ऐसा लिख रही हूँ और नोट्स में ऐसे है, तो मतलब अगर आपको खुद से करना है तो खुद से ही एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग मैंने शुरू से ही कर दी थी, मतलब जब मेरा ऑप्शन खत्म हो गया था मैं तब से ही ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करती थी। मेंस सॉरी इसकी जीएस की मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट की है, लेकिन आप तो कोचिंग कर रहे हैं तो डेली आपकी होती होगी, तो आंसर राइटिंग को तो मतलब कंटिन्यू रखना ही है, लेकिन ऑप्शनल तो एकदम मतलब अच्छे से करना है कि उसमें चूकना नहीं चाहिए। मतलब हिंदी मीडियम में स्पेशली अगर आप ऑप्शनल में बेहतर कर रहे हैं तो शायद मतलब अच्छा चांस हो सकता है, ऑप्शनल में तो हर हाल में अच्छे नंबर आने ही चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी मतलब जो भी आपका ऑप्शनल है शुरुआत से आंसर राइटिंग करें, मतलब चेक करवा लीजिए, आपके टीचर्स हैं, आप फ्रेंड सर्कल में कर लीजिए, और जो भी मतलब दिक्कत लगे टॉपर्स की कॉपी देख लीजिएगा जिनकी भी अवेलेबल है, और उससे मैच करके फिर आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, है ना।
की है, निबंध दृष्टि के नाम से, वो देखी थी। और एक निशान जैन सर की आती है, कुछ निबंध कुछ ही नाम है, उसमें उन्होंने टॉपर्स के कुछ ऐसे लिखे हैं। तो वो मैंने एक बार देख लिए थे कि मतलब फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और उनमें से जो निशान जैन सर वाली बुक है, उसमें से कुछ अच्छे कोटेशन थे जो टॉपर्स ने डाल रखे थे। तो मैंने वो सारे नोट डाउन कर लिए थे कि अगर इस वाले टॉपिक पे आएगा तो ये वाला, इस वाले पे आएगा तो ऐसे। तो वहाँ से पहले तो दोनों बुक देखी तो थोड़ा हो गया आइडिया कि हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे करंट इसमें यूज करना है। उसके बाद जब आप लिखेंगे, जब आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके चेक होंगे, तो उस टाइम वो आपको बता देंगे। देखिए ऐसे में बस एक तो फ्लो होना चाहिए अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि बीच में टूट रहा है कहीं, ऐसा नहीं। फ्लो होना चाहिए कि हाँ मतलब अब ये वाला डायमेंशन हो गया, अब ये वाला। तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी हो पाएगा। मतलब ऐसे आप सिर्फ किसी का एस्से पढ़ के खुद अच्छा एस्से नहीं लिख सकते। आप पहले डिसाइड करेंगे कि हाँ ऐसे फॉर्मेट है, फिर जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि शायद कहीं फ्लो टूट रहा है, तो फिर वो आपको करेक्ट करना है। और पीछे एस्से के मतलब वो जरूर बनाना है जो रफ बनाते हैं हम, कि ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करनी है, फिर भूमिका ऐसे लिखनी है। मतलब मैं उसमें 20 मिनट लगा देती थी कम से कम। जैसे शुरुआत वाले में रफ वाला जो बनाना होता था, मैं पहले लिखती थी टॉपिक पीछे, फिर उसके बाद कि ये वाली भूमिका सबसे अच्छी सूट करेगी, भूमिका लिखना है, फिर ये पॉइंट डालना है, फिर इसमें ये वाला कोड डालना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो ये वाली चीजें आप पहले से जब एक बार डिसाइड कर लेंगे तो मतलब लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ऐसे में 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, 1000 से 1200 के बीच में, तो 1 घंटा इनफ होता है। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो 1 घंटा इनफ होता है। आधा घंटा ये इसलिए होता है कि आप चूज करें कौन सा लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर आपने ऐसे अच्छा चूज कर लिया, मेरे साथ यही होता था कि चूज करने में इतना टाइम लग जाता था कि ये वाला भी ये वाला भी। तो एक बार आप अच्छे से ऐसे चूज करें जो आपको लगे कि सबसे कंफर्टेबल है, और एक बार चूज कर लिया फिर ना सोचे। ये हो जाता है ये वाला चूज कर लिया तो फिर दूसरा भी नहीं, एक बार जो चूज कर लिया वो कर लिया, और उसके बाद फिर उसका रफ फ्रेमवर्क बनाना है, देन उसको अपनी कॉपी में मतलब जैसे भी फेयर में लिखना है वैसे। ओके देखिए देख लीजिए एक बार। ऐसे तो इंडिया एयर बुक है और बहुत सारी चीजें हैं, नीति आयोग @75 है, मतलब कोट आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीति आयोग थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है कि हाँ मतलब भाई। तो अगर आपके पास टाइम है इतना तो एक बार पढ़ लीजिए, मतलब ऊपर से देख लीजिए कि पॉलिसीज क्या क्या हैं और क्या क्या एम रखे गए हैं कि मतलब कैसे कैसे हम अचीव करेंगे। तो थोड़ा सा जब आप उसको कोट करेंगे तो मतलब लगेगा कि हाँ मतलब तर्क के साथ बातें कही जा रही है। तो अगर आपके पास टाइम है तो बेशक पढ़िए उसको। नहीं बना, आप पहले पढ़ेंगे ना, नोट्स तो आप पहले ही बनाएंगे। उस टाइम तो सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। 3 महीने में तो सिर्फ यही हो पाएगा। आप नोट्स तो उसी टाइम बनाइए जिस टाइम आप 1-1.5 साल पहले पढ़ रहे हैं। इथिक्स में देखिए, केस स्टडी में तो इथिक्स में क्या होता है आपको पहले समझना होता है। और लास्ट 2 ईयर से आप देख रहे होंगे केस स्टडी बहुत लंबी पूछ रहा है, बहुत लंबी, मतलब 1.5 पेज की केस स्टडी पूछ रहा है। तो इथिक्स के पेपर में सबसे पहला तो ये है कि आप पेपर कंप्लीट कर ले जाए। इतना मतलब लंबा पेपर होता है कि उसको कंप्लीट करना ही सबसे पहला वो चैलेंज होता है। इस बार भी मेरा एक क्वेश्चन छूट गया इस चक्कर में। तो पहले आप कोशिश करिए कि पूरा कर लेंगे, मतलब अपने ऐसे डिवाइड कीजिए टाइम को कि केस स्टडी को इतना टाइम देना है और शुरू वाले क्वेश्चंस को इतना टाइम देना है। और देखिए केस स्टडी में जो फॉर्मेट होता है केस स्टडी का, पहले आप इंट्रो लिखते हैं केस स्टडी में 3-4 लाइन में जो भी इंट्रो लिखते हैं। और इंट्रो में अगर कोई आर्टिकल यूज हो रहा है, आर्टिकल 47, 39 डीपीएसपी का कोई भी, या कोई एक्ट यूज हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है वो यूज हो रहा है, तो इंट्रो में आप वो यूज करेंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर्स, उसके बाद जो भी उसमें, अब तो वो शायद 5 पूछता है, सीधे पूछता है वो, आपको मतलब खुद से बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे फ्रेम करें, कि विकल्प बताइए कौन सा आप चूज करेंगे, क्यों चूज करेंगे, और गुण और दोष बताइए। तो फिर वो आप उसके हिसाब से करेंगे। और जो पहले के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने किसी टॉपर की कॉपी से देखा था कि उसने क्या कर रखा था कि शुरुआत में कोई कोड डाल रखा था,
जैसे कुछ भी पूछा है, कोई भी क्वेश्चन, शुरुआत में कोई कोड डाल रखा है, तो अगर आपको उसी टाइम कोई कोड स्टक कर जाए ऐसा जो उससे मैच कर रहा हो, तो कोशिश करिए डाल दीजिए, मतलब अच्छा रहता है। शायद कोई टॉपर ही था, पता नहीं किसकी कॉपी से देखा था। और फ्रेमिंग तो देखिए ऐसे ही करने की थी, इसमें कोशिश करिए कि कोई फिलोसफर आए, गांधी जी आए, कोई आर्टिकल आए, सुप्रीम कोर्ट का कोई आए, और जो वो पूछ रहा है वो मेन डिमांड वो तो पूरी करनी है, और निष्कर्ष हमेशा वही आशावादी रखना है। एक सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, पहले हमें केस स्टडी सॉल्व करना चाहिए कि जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करना चाहिए? देखिए वो आप जब टेस्ट करेंगे उस टाइम डिसाइड कर, लेकिन मैंने इस बार पहले केस स्टडी सॉल्व की थी, लेकिन फिर क्वेश्चन किए थे, पर क्वेश्चन छूट गया था, तो ऐसा ना हो पाए मतलब कि छूट जाए। आप इस हिसाब से करिए कि जिसमें आप अच्छे हैं वो पहले करिए, और फिर लास्ट में, क्योंकि लास्ट में तो जो एक दो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम घसीटते हैं, इतना कम टाइम होता है कि बिल्कुल, तो इसलिए कोशिश करिए जहां आप अच्छे हैं, अगर आप केस स्टडी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पहले केस स्टडी कर लीजिए, क्योंकि केस स्टडी में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, 20 नंबर के होते हैं तो 12 तक भी मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए जिसमें आप अच्छे हैं वो पहले अटेंड करें और उसके बाद दूसरा वाला अटेंड। दूसरा क्वेश्चन ये था, पर्यावरण की तैयारी कैसे करें? इन्वायरमेंट की? देखिए प्रीलिम्स के लिए तो मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी, वो इंग्लिश में है, लेकिन मतलब मुझे कई सबसे सुना था कि पढ़नी है, इसलिए मैंने पढ़ ली थी, और उसमें से कुछ नोट्स हैं मतलब अच्छी है, वो मजबूरी में नहीं पढ़ी थी, वो है अच्छी तो वो तो मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए। आपको क्या अलग सोर्सेज मिल रहे होंगे, तो अब देखिए मैं सोर्सेज के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि आपके कैसे हैं, लेकिन मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी, और मैंने मधुकर सर के लेक्चर देखे थे इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए, मतलब और थोड़ा करंट इन्वायरमेंट में, क्योंकि मेंस में वो करंट ही पूछते हैं मोस्टली इन्वायरमेंट में। तो एक दिन में मैं देखिए एक सब्जेक्ट लेके चलती थी, सबका अलग अलग होता है, कई लोग 2 लेके चलते हैं, मैं एक लेके चलती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता था हिंदू, फिर उसको नोट डाउन भी, उसके नोट्स भी बनाने होते थे, फिर जब प्रीलिम्स पास आ जाते तो क्विज वगैरह भी करती थी मैं डेली। तो मैं शुरुआत में तो मैं कोशिश करती थी कि एक ही सब्जेक्ट लेके चलूं, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बोरिंग हो रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उस टाइम आप मतलब कोई और जो आपका फेवरेट हो, जो अच्छा लगे, वो जैसे मैं ऐसे पढ़ लेती थी, मुझे कभी लगता था कि नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, तो मैं ऐसे पढ़ लेती थी 2-4 ऐसे। देखिए करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ेंगे, और मैं रिकमेंड करूंगी कि इंग्लिश का ही पढ़िए, मतलब हिंदी का भी देख सकते हैं आप, लेकिन एक तो पढ़ लीजिए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम जा रहा है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू मतलब इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो बातें आती हैं वो सीधा मतलब वहाँ पे पॉइंट डालने पड़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से, मतलब कोई भी स्कीम आती है तो वो इतने पॉइंट अवेलेबल करवा देते हैं और हम उनसे चूक जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार एनालिसिस तो देख लेना चाहिए, और यूट्यूब पे इतने अवेलेबल है, आप एनालिसिस देख लीजिए। और प्रीलिम्स से करंट अफेयर के लिए बाइजू की क्विज आती है डेली, वो मैं रिकमेंड करूंगी, 5 से 6 क्वेश्चन करवाते हैं वो डेली, लेकिन उससे अच्छा मतलब आइडिया होता है, बेसिक भी इंक्लूड करते हैं, तो कितने मिनट की, शायद आधे घंटे की होती है, तो प्रीलिम्स से पहले वो जरूर देख लीजिए। मैम अपने माइंड को मतलब किस प्रकार विकसित करें कि आंसर राइटिंग में अच्छा प्रदर्शन कर सकें? और तो आंसर राइटिंग मतलब आप करने बैठ जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं। जब आपको लगे कि हाँ मतलब आपका तो सेगमेंट के हिसाब से होता था, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मेरा सिलेबस जब पूरा हो जाए, मतलब एक बार कम से कम जब मैं गुजर जाऊं पूरे सिलेबस से, मुझे लगे कि हाँ सब कुछ मैंने देख लिया है, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू कर, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इंटरकनेक्टेड होते हैं। जीएस 1 को 3 में इंक्लूड कर देता है, 3 को 1 में, तो अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो उसके बाद आंसर राइटिंग करना ज्यादा अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपने आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, अच्छे दोस्तों के साथ हैं, आपकी डिस्कशंस अच्छी हैं, सार्थक हैं, तो मुझे लगता है फिर माइंड अपने आप ऐसे डेवलप होएगा कि आंसर राइटिंग आपकी बेहतर होगी। ओके, हाँ, मेंस से 65 तो पढ़ लीजिएगा वो जरूर, क्योंकि मेंस के टाइम उस टाइम इतना प्रेशर होता है, आंसर राइटिंग भी करनी है,
देते हैं उसमें, तो एक बार रिवीजन सा हो जाता है, तो वो बिल्कुल पढ़िए, हर सब्जेक्ट की पढ़िए, मतलब मेरे से रीजन की। हाँ ऑप्शन हिंदी है। हाँ तो हिस्ट्री भी ज़्यादा अपडेट तो नहीं करना पड़ता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप ऑप्शनल कर लीजिए पहले, क्योंकि जीएस में तो देखिए अपडेट करना पड़ेगा। आप ऐसे कर लीजिए पहले, थोड़ा बेसिक हो जाए उसके बाद, लेकिन मुझे लगता है ऑप्शनल तो शुरू में ही कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मैंने जीएस शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मैंने ऑप्शनल पूरा किया था। पहले ऑप्शनल 3 महीने सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा था, सिर्फ ऑप्शनल और न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं डेली, फिर उसके बाद जीएस स्टार्ट किया था। मतलब सीसेट ठीक है। तो मेंस का तो देखिए सिलेबस आपको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, अभी तो शायद 6 महीने ही बचे गए हैं, सिर्फ 5। तो देखिए अब आप या तो कोचिंग के साथ चल सकते हैं या खुद के साथ चल सकते हैं। मतलब मैंने, क्योंकि मेरे पास कोचिंग नहीं थी, इसलिए मेरे पास ये प्रेशर नहीं था कि अभी ये पढ़ना है, अभी इसका टेस्ट देना है। तो मैंने शुरुआत से ऐसे प्लान बनाया था कि इस महीने में ये वाला हो जाएगा, इस महीने में भी ये वाला। तो मेरा तो 6 महीने बचे थे, तब लगभग हाफ तो हो ही गया था सिलेबस पूरा। और उस टाइम प्रीलिम्स 1-2 महीने मतलब पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप मतलब कोचिंग भी ले रहे हैं तो प्लान तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा कि कैसे कवर कर पाए। अब आप कोचिंग पे भी डिपेंड रहिए सिर्फ, तो उससे तो नहीं होगा, फिर आपको इनके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया अभी हिंदू पढ़ना है, बाइजू की क्विज करनी है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो भी साइट्स आती है कभी कभी देख लेनी है। मतलब कभी कभी, जैसे मैं आकाशवाणी कभी कभी सुन लेती थी, पीआरएस है कभी कभी देख लेती, मतलब डेली तो नहीं हो पाता इतना डिसिप्लिन, लेकिन कभी कभी देख लेना चाहिए। जैसे कोई अगर स्कीम आई है, वात्सल्य है, तो मैं सीधा मिनिस्ट्री में जाके देख लेती थी कि मतलब क्या क्या इसके एम है और कब तक क्या क्या करना है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है। देखिए पहले तो आप क्वेश्चंस को समझेंगे, मतलब पूछ क्या रहा है, जो उसकी मेन डिमांड है वो समझनी है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बॉडी में आपको वही लिखना है जो वो पूछ रहा है। और मैंने बताया पहले भी कि इंट्रो में सिर्फ आप ऐसा कुछ डालेंगे कि वो इंट्रो अच्छा लगे। जैसे अगर उसी से रिलेटेड आपको कोई फैक्ट मिल जाए, कोई डाटा मिल जाए, तो वो डाल दीजिए। उसके बाद जो वो पूछा, आप जो वो पूछेगा उसके हिसाब से आप लिखेंगे। मतलब अगर मेरिट्स पूछ रहा है तो मेरिट्स लिखेंगे, डिमेरिट्स पूछ रहा है तो डिमेरिट्स लिखेंगे, और लास्ट में फ्यूचर आप मतलब लास्ट में कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। मतलब कि चाहे वो मतलब बुराई करने को कह रहा है तो भी आप थोड़े से अच्छे मोड पे खत्म करेंगे कि मतलब अच्छा और बेहतर हो जाएगा आगे। मैम 2 प्रश्न है मेरे मैम। क्या? 2 प्रश्न है मेरे मैम। हाँ पहला है कि हिंदी साहित्य में जो व्याख्या खंड को लेकर है, इसमें सर का जो 2 कहानी, नाटक, उपन्यास और 2 हैं, इन्हें कैसे तैयार करें। और दूसरा है कि अगर किसी भी गद्य या पत्रिका जब विशेष समय नहीं आता है तो किसी भी राइटर का जो ओवरऑल संदर्भ होता है, क्या उसे विशेष में लिख सकते हैं? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था? जैसे अगर किसी भी गद्य या पत्रिका जो हमें विशेष नहीं आता, वैसे भी हर किसी गद्य या पत्रिका विशेष नहीं आता है, तो क्या किसी भी राइटर के संदर्भ में जैसे वो है तो उसके ओवरऑल संदर्भ को उसके विशेष में लिख सकते हैं? हाँ मतलब विशेष में देखिए, एक तो भाषा शिल्प होता है, मतलब भाषा के बारे में लिखना होता है, एक उसका कला पक्ष होता है। तो अगर पद्य पूछ रहा है, मतलब जैसे रामचरितमानस से कुछ आया है या कमायनी से कुछ आया है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? अलंकार लिखेंगे। विशेष में ये लिखना है, आप अलंकार लिखेंगे, छंद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। ये मतलब 4-5 चीजें ऐसी हैं जो बना लेनी है पहले से ही। या फिर विशेष में मैं क्या करती थी, जो इस बार किया है कि जैसे नागार्जुन का कोई आया है तो आप कोशिश करिए कि नागार्जुन ने मैथिलीषण बुक को ले आए, मतलब कोई एकदम मैच करता हुआ, वहां से मैच करता हुआ, मतलब ऐसा जो किसी और भी कवि ने वैसी बात कह रखी हो। जैसे गोदान में थोड़ी बहुत समाजवाद की बात हुई है, ऐसी मैलांचल में है, तो अगर गोदान का कुछ आया है तो आप मैलांचल को नोट कर सकते हैं, मतलब वहां पे कि मतलब उस वाले मैलांचल में मतलब फणीश्वरनाथ रेणु ने भी ऐसी बात कही है। तो इससे मतलब एक पॉइंट बढ़ भी जाता है और पत्ते
लिखने के लिए, और वही भाषा के बारे में, अलंकार के बारे में। और आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना है। और विशेष पहले से बना लीजिए, ज्यादा तो कवि है नहीं हमारे पास, 10-12 हैं, तो उनके लिए अलग से बना लीजिए कि अगर इस वाले कवि का आएगा तो ये वाला विशेष लिखना है। मतलब कोशिश करिए कि एग्जैक्ट तो नहीं लिख पाते हैं वहाँ पे, लेकिन कोशिश करिए कि पहले से दिमाग में बना के जाएं, क्योंकि वहाँ पे इतना कम टाइम होता है कि आप उस टाइम सोच नहीं पाएंगे कि गोदान में ये बात हुई थी तो वहाँ कुछ और किस में हुई है। पहले से अगर आप सोच के जाएंगे, आपके पास नोट्स हैं, तो शायद मतलब लिख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है विशेष पहले से बना लीजिएगा। व्याकरण खंड को पहचानने के लिए आपने कोई डायरी बनाई थी या ऐसे ही मल्टीपल रिवीजन किया था? मतलब पढ़िए, जो भी दिव्या है, महिलांचल है, जो भी है पढ़िए उसको पूरा। एक बार तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए उसको, पूरा पूरा पढ़ लेंगे। और जहाँ ऐसी बात लगे कि दार्शनिक टाइप है थोड़ा सा, जैसे मालती और मिस्टर मेहता की बातें हैं, मोस्टली वहीं से पूछता है गोदान में, तो वहाँ आप उसको श्रद्धा भक्ति आप अच्छे से पढ़िए, वहाँ से पूछता है। तो जहाँ ऐसा लगे कि दार्शनिक बातें मारिस दिव्या में जो कहता है वहाँ से पूछते हैं वो, तो कोशिश करिए कि जहाँ ऐसा दार्शनिक वाला है वहाँ पहले उसको अंडरलाइन कर लें। तो जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो इजी रहेगा कि मतलब जहाँ नाम आएगा किसी का वो तो नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, वो ऐसा पूछेगा जहाँ पे किसी का नाम नहीं हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो कि किससे आया है, तो उसको पहले ही अंडरलाइन कर लीजिएगा पढ़ते टाइम। तो जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो इजी रहेगा। और मैम जैसे पेपर फर्स्ट में जो पार्ट 1 रहता है, पार्ट 2 रहता है, जैसे पार्ट 1 जो भाषा खंड का रहता है, तो किस चीज़ को आपने फोकस किया था, किस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए मैम? भाषा खंड में देखिए, मैंने भाषा खंड वाले से 2 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि पहले खंड से 2 करने होते हैं, दूसरे मतलब किसी से भी 3 कर सकते हैं आप, या तो पहले वाले से या दूसरे वाले से। तो मैंने भाषा वाले से हमेशा 3 किए, लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी, क्योंकि उसमें आपको सीधा नोट से क्वेश्चन मिलेंगे, सीधा नोट से, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं, सीधा वो पूछेगा अवगत की व्याकरणिक विशेषताएं बताएं, और वो नोट्स में आपके एज इट इज लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है भाषा वाले खंड में थोड़ा सा आपको रटना है, एकदम उसकी व्याकरण रट लेनी है, संज्ञा व्यवस्था, कारक व्यवस्था, जो भी है, मतलब आप एकदम अच्छे से टिप्स में कर लीजिए उसको। भाषा वाले खंड मैंने बहुत बार पढ़ा था, मुझे था कि हाँ 3 क्वेश्चन इसी में से करने हैं जाके, लेकिन ऐसे पहले से मतलब बिल्कुल मत सोच के जाइएगा कि कभी कुछ हार्ड आ जाए या ऐसा बिन देखा सा आ जाए तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाए। मतलब लेकिन कोशिश करिएगा कि भाषा वाला खंड अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और 3 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से अटेम्प्ट कर दें। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन है, मेरी डायरी थी, शुरू में बनाई थी, बाद में तो देखिए इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में कोशिश मैंने की थी कि कोई अच्छे वर्ड्स जैसे भी होते हैं जो थोड़े से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब प्रभावशाली है, तो आप कोशिश करिए उनको नोट डाउन कर लें। तो न्यूज़पेपर से या मैगजीन से या जहाँ से भी आपको अच्छे वर्ड मिले आप नोट डाउन कर लीजिए उनको और फिर यूज़ करिए उनमें। मतलब मैं एक दिन में मल्टीपल नहीं करती थी, मतलब जैसे आज हिस्ट्री किया है तो फिर हिस्ट्री होगा आज, और अगले नेक्स्ट 2 दिन के बाद पॉलिटी, नेक्स्ट के बाद हिस्ट्री, ऐसे। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला मैंने बताया था कि ऐसे आप अच्छे से लिखना है, पूरा पेज भरना है, छोड़ना नहीं है, और मतलब अच्छी लिखनी, इसका मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है